हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज गुप्ता और मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। तो इंजॉय करके और कान खोल के, नाक खोल के और आँख खोल के और मुंह खोल के, सभी कुछ खोल करके और कुछ चीज़ें बंद करके ज़रूर बैठे। तो ध्यान से समझिए, मैंने कल आपको पढ़ाया हुआ था कि परमाणुकता क्या होती है। वहीं पर मेरा क्लास समाप्त हो गया था और परमाणुकता पढ़ाने के बाद हमको पढ़ाना था आज का टॉपिक है वो है मोल। मोल पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है मोल कॉन्सेप्ट, और मोल ही सबका मोल है। जिसने मोल समझा उसने सब समझा, और जिसने मोल नहीं समझा उसने कुछ नहीं समझा। केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में जिसने मोल समझ लिया वो समझ लीजिए केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स उसके लिए इजी हो जाएंगे, और जिसने मोल नहीं समझा उसने पूरे केमिस्ट्री में केवल और केवल नौटंकी की है, महज और कुछ नहीं। क्योंकि इसके अलावा कोई भी चैप्टर बन ही नहीं सकता। ये सभी चैप्टर्स का बेस माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अच्छों को परेशानी होती है, तो चलो बाबा मोल स्टार्ट करते हैं। अरे बाबा, तो मोल आ गया, आपका मोल आ गया। ये है मोल। तो मोल के बारे में मैं कुछ बता दूं आपको। इससे पहले ही छोटी सी बात समझिएगा। मोल जो है ना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मोल जो है एक यूनिट है, और ये किसकी यूनिट है? मेजरमेंट की यूनिट है। मेजरमेंट मतलब होता है मापने, तौलने या गिनती। या मेजरमेंट का मतलब होता है माप, तोल या फिर गिनती। इसी की यूनिट मानी जाती है मोल। अब ये मोल क्यों दिया गया, समझने वाली बात यह है। मोल क्या होता है? मोल जो होता है ना, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वो उनके द्रव्यमान कैसे निकाले जाए, उनके द्रव्यमान के साथ उनकी गिनती कितनी होगी, ठीक है, और वो कितने आयतन में आएंगे, ठीक है, इन सभी चीजों को निकालने के लिए मोल का जन्म हुआ था। मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के नंबर या गिनती को समझने के लिए मोल का जन्म हुआ था, सही मायने में। तो मोल असल में है क्या? यूनिट है ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की यूनिट है, गिनती की यूनिट कही जाती है। इसे गिनती की यूनिट भी आप कह सकते हैं, मेजरमेंट की यूनिट। तो आपको ये समझना होगा, मोल ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है। मोल एक गिनती की यूनिट है, ठीक है। तो हम लोग समझ लेते हैं क्या मोल क्या होता है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या लिया? बेस ले रहे थे बार बार हम लोग, कार्बन 12, कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक। तो यहाँ पर भी हम लोग डील किसके साथ कर रहे होंगे? कार्बन 12 समस्थानिक से डील कर रहे होंगे। होता क्या है मोल? तो अब स्टार्ट करते हैं मोल। क्या स्टार्ट करते हैं? मोल। अब ये मोल क्या होता है? मोल जो होता है ना, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ये मापन की एक मात्रक है। मापन का मात्रक मतलब तोलने का मात्रक है। अब किसको तोलने का मात्रक है? छोटे छोटे कण, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक परमाणु, अणु या आयनों को मापने का एक मात्रक माना जाता है मोल। अब मोल होता क्या है? चलिए पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। किसी पदार्थ का एक मोल वह संख्या है। किसी पदार्थ का एक मोल वह संख्या है जो क्या प्रदर्शित करता है? जो किसी पदार्थ का एक मोल वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है, जो
जो 12 ग्राम कार्बन 12 समस्थानिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, संख्या को प्रदर्शित करता है। अब ध्यान से समझो, इसको मैंने लिखा है किसी पदार्थ का एक मोल वह संख्या है जो जो 12 ग्राम कार्बन 12 समस्थानिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। मतलब हमारा क्या है, 12 ग्राम कार्बन 12 समस्थानिक में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं, समस्थानिक में जितने परमाणुओं की संख्या होती है, क्या होती है, परमाणुओं की संख्या होती है, एक मोल में उतने ही कण होते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक मोल में मैंने कण की बात की है। अब इस कण को आप पैकेट भी बोल सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं कभी भी एक मोल कुछ भी, अगर मैं कभी कहूं एक मोल कुछ भी, तो आप जनरली उस कुछ भी शब्द को पैकेट एनालिसिस करेंगे, पैकेट की तरह देखेंगे, उस चीज को पैकेट की तरह समझेंगे। जैसे मैंने बोल दिया एक मोल हाइड्रोजन, तो एक मोल हाइड्रोजन का मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन का एक पैकेट। एक मोल H2O, ठीक है, तो एक मोल H2O का मतलब हो जाएगा H2O का पैकेट। ये क्या, H2O का पैकेट। अब अंदर वाला हाइड्रोजन का पैकेट, ऑक्सीजन के पैकेट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे का पैकेट में सारे सामान डाल लो, जो भी मोल में दे रहा है वो सब डाल दो, जो भी मोल में दिया वो सब पैकेट में हम लोगों ने डाल दिया। तो हम बात कर लेते हैं, अब ये कह तो दिया 12 ग्राम कार्बन 12 समस्थानिक में परमाणुओं की संख्या जितनी होती है 1 मोल में उतने ही कण उपस्थित होते हैं। अब ये कण क्या क्या हो सकते हैं, कण जो हो सकते हैं ये क्या होते हैं, आयन परमाणु हो सकते हैं। ये कण कौन कौन से हो सकते हैं, कण ये परमाणु भी हो सकते हैं, ये कण अणु भी हो सकते हैं, और यही कण आयन भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, एक मोल कुछ भी हो सकता है। एक मोल जनरली होता क्या है, एक मोल में 6.022 × 10⁻23 संख्या। एक मोल का मतलब कुछ है नहीं, एक मोल का मतलब यही है 6.022 × 10⁻23, और इसी को अवोगाद्रो नंबर भी बोला जाता है। बट इस चीज को मैं आपको बताऊंगा अवोगाद्रो नंबर क्यों बोला जाता है, क्योंकि डाल्टन ने नियम दिया था, उसके बेसिस पे इसे अवोगाद्रो नंबर बोला जाता है। लेकिन ये जो पार्ट है मैंने बताया था कि रासायनिक संयोग के नियम को मैंने लास्ट में पढ़ाऊंगा, और वहीं आपको बताऊंगा कि ये अवोगाद्रो का नियम या फिर अवोगाद्रो नंबर क्यों बोला जाता है, इसी को हम यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे जरा एक बार और ध्यान से समझिएगा इस चीज को, मैं इस चीज को इतना जोर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 ग्राम कार्बन 12 समस्थानिक लीजिए, मैंने ले लिया 12 ग्राम कार्बन 12 समस्थानिक, ठीक है। अब उसमें जितने परमाणु होंगे, परमाणुओं की संख्या जितनी होंगी, कार्बन 12 के जितने परमाणु उसमें उपस्थित होंगे, एक मोल में उतने ही कण होते हैं, एक मोल में उतने ही कण होते हैं। और हम लोगों ने जब इन परमाणुओं की संख्या देखी तो वो निकला 6.022 × 10⁻23। कुछ बुकों में 0.023 दिया होता है × 10⁻23, तो वो अलग अलग बुक की बात होती है। मैं 6.022 × 10⁻23 लेता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक मोल में उतने ही कण उपस्थित होते हैं, परमाणु हो सकते हैं, वो कण है, पैकेट है भैया, ये ध्यान रखना, पैकेट है वो, पैकेट, कण मतलब पैकेट, कर मतलब पैकेट, डब्बा, जो समझ सकते हो। वो एक मोल परमाणु भी हो सकते हैं, एक मोल अणु भी हो सकते हैं, एक मोल आयन भी हो सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान से समझनी है।
अब मैं आपको आपके पढ़ाऊंगा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट चीजें। इससे पहले आप इसे लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। आशा करता हूं सभी लोग लिख चुके होंगे। तो इसे मिटाते हैं हम। जरा ध्यान से समझिएगा। एक मोल का मतलब क्या होता है? उतने ही कण उपस्थित होते हैं। और परमाणुओं की संख्या कितनी थी? कार्बन परमाणुओं की संख्या, जितने कार्बन परमाणु की संख्या होगी 1 मोल में उतने ही कण होते हैं। और वो कण कितने होते हैं? 6.022 गुणे 10⁻23 कण होते हैं। तो मिटाओ इसे। ठीक है, चलो। अब हम बात करते हैं किसके? अब हम बात करेंगे किसके बारे में बात करें? अब हम बात करते हैं ग्राम परमाणुवीय, ग्राम परमाणुवीय, परमाणु द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं या भार? यह भार होता है। ग्राम परमाणु भार। ग्राम परमाणु भार क्या होता है? ठीक, एटॉमिक वेट इन ग्राम, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक वेट इन ग्राम। अंग्रेजी आप इसकी स्पेलिंग ATOMIC, एटॉमिक वेट इन ग्राम। अब ऐसे पढ़ते किस तरह है? एटॉमिक वेट इन ग्राम, यानी कि हम लोग देखते हैं ग्राम परमाणु भार क्या होता है। ग्राम पर एक मोल परमाणुओं को, एक मोल परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम परमाणु भार। एक मोल, हाँ, एक मोल परमाणु का भार जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम परमाणु भार। एक मोल परमाणु का जो भार होता है उसे हम लोग ग्राम परमाणु भार बोलते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है, चीजें आप समझ सकते हैं। सेम यही चीज परमाणु के लिए भी होता है, अणु के लिए भी होता है। एक मोल अणु का जो भार होता है उसे ग्राम अणु भार कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ग्राम। ठीक, जरा ध्यान से इस चीज को समझिएगा। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बनते जा रहा है। धीरे धीरे करके ये अपना रंग चढ़ा रहा है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के चीजों को पढ़िएगा। ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपको दे दूं मैं सल्फर। सल्फर है, सल्फर का कितना होता है? एक परमाणु का द्रव्यमान कितना? मान लो मैंने दे दिया सल्फर आपको, और सल्फर को बोला तो केवल एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? एक परमाणु का भार जो होता है वो कितना होता है? 32 AMU होता है। नहीं होता है? ध्यान से बात समझिएगा। मैंने केवल एक परमाणु की बात की है, सल्फर की, केवल एक परमाणु की। अगर मैं बोलूं सल्फर के एक मोल परमाणु का भार कितना होगा? एक मोल परमाणु का भार। तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा किनारे चलते हैं, कोने में। चलो कोने में चलते हैं। तो कोने में क्या चले तो हम लोग क्या समझेंगे? पहली बात तो एक परमाणु का भार जो है वो 32 AMU है। 1 एटम का जो भार है, ठीक है, वो 32 AMU है। ठीक है, और Na एटम का भार कितना हो जाएगा? भार कितना हो जाएगा? 32 गुणे Na, या फिर 6.022 गुणे 10⁻23। बात समझ में आ रही है? तो कितना हो जाएगा? 32 AMU गुणे N, या फिर 6.022 गुणे 10⁻23, क्योंकि इतने ही संख्या को एक मोल बोलते हैं। एक मोल परमाणु का भार 32 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 हो जाएगा। 6.022 गुणे 10⁻23, यानी कि एक मोल, इसी को क्या बोलते हैं? एक मोल का भार जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा 32 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23। बात समझ में आई होगी आपको? एक मोल का भार जो होगा 32 गुणे 32 AMU। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये AMU है, ये AMU है। अब ध्यान से देखिएगा, याद करिए मैंने आपको बताया था AMU, एक AMU बराबर कितना होता है? आपको याद हो शायद, एक AMU बराबर होता है
1/Na ग्राम। याद है कि नहीं याद है? याद करो याद करो, पढ़ रहे हो इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको चीजें याद रखनी चाहिए ना। तो 1 AMU बराबर 1/Na ग्राम होता है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/Na। और याद करिए मैंने इस संख्या को अवोगाद्रो नंबर या Na बोला था, ठीक है, ठीक। तो 1 मोल बराबर Na बराबर 6.022 × 10⁻23। ये Na क्या बला है, आगे पढ़ोगे समझ लो, इसका नाम है अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। इसे अवोगाद्रो संख्या भी बोला जाता है, इसलिए इसे Na से प्रदर्शित करते हैं। n मतलब नंबर, a मतलब अवोगाद्रो। n मतलब नंबर, a मतलब अवोगाद्रो। a छोटा होता है, मैंने बहुत बड़ा लिख दिया यहाँ पे, यहाँ a नीचे होगा थोड़ा सा छोटा सा, यहाँ पर भी a थोड़ा सा नीचे होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Na, ये Na से Na कट जाएगा। और सॉरी यहाँ पे ध्यान देखिएगा, 1/Na ग्राम होता है, तो ये ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और इसे भी मैंने बताया था आपको, Na ग्राम होगा, Na हो जाएगा। ये तो संख्या है, ये भी संख्या, ये भी संख्या, संख्या संख्या संख्या। अब मैं इसको और इसको आपस में काट दूंगा, क्या आया, 32 ग्राम। देख लिए मैंने क्या कहा था, याद है? शायद तुम लोग को याद हो चाहे ना हो, मैं बता देता हूं। मैंने कहा था अगर ग्राम लग गया तो वो 1 मोल के बारे में बात करेगा, 1 मोल के बारे में बात करेगा। अगर AMU लगा है तो वो केवल एक परमाणु के भार के बारे में बात करेगा। मान लीजिए ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन के केवल एक परमाणु का भार कितना होता है बताइए? केवल एक परमाणु का भार अगर मैं पूछूं आपसे, का जो भार होता है वो कितना होता है आप बताइए? वो होता है आपका 16 AMU, होता है या नहीं होता है? लेकिन अगर मैं 1 मोल परमाणु का भार पूछूं, परमाणु का भार पूछूं आपसे, तो आप क्या बताएंगे? 16 ग्राम। बात समझ में आई? एक परमाणु का भार 16 AMU और 1 मोल परमाणु का भार कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। ये बात आपको थोड़ा सा क्या पूरा दिमाग में उतारना पड़ेगा। तो ग्राम के बारे में तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये होता है, जैसे मैं बोल दूं आपको नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के केवल एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा बताइए? एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 14 ग्राम, सॉरी 14 AMU। केवल एक परमाणु के भार कितना हो जाएगा? 14 AMU। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 मोल परमाणु का भार कितना हो जाएगा? 1 मोल परमाणु का भार कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 14 ग्राम। ध्यान रखना, इस बात को एकदम अच्छी तरीके से याद रखना। अगर AMU दिया हो, AMU दिया है मतलब वो एक परमाणु है, ठीक है, और ग्राम दिया है मतलब वो 1 मोल परमाणु है। डेरिवेशन आपको चाहिए तो डेरिवेशन देख लीजिए। क्या किया? AMU को ग्राम में चेंज किया और उसके बाद काट दिया, क्योंकि ये तो संख्या है ना पूरी, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ध्यान रखना, नंबर का या संख्या का या एंटिटीज का कभी कोई मात्रक नहीं होता है। तो संख्या है तो संख्या का कोई मात्रक तो होगा नहीं, मात्रक केवल AMU को ग्राम में मैंने चेंज करके काटा और केवल ग्राम बचा तो मैंने ग्राम यहाँ पे लिख दिया। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आप इस चीज को लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ग्राम अणु भार क्या होता है, जल्दी कर लीजिए। आज मैं थ्योरी वाला पार्ट आपका कंप्लीट कर दूंगा। शायद आपका ये जो लेक्चर है बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मैं इसे स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में भी आपको डाल दूंगा, लेकिन जरूर डाल दूंगा। आप लोग इससे ध्यान रखिएगा, जरूर देख लीजिएगा इस लेक्चर को, ठीक। मैं आप ही के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले ली होंगी, या फिर अपने नोट्स के अंदर प्रॉपर नोट्स मेरे साथ अगर आप बनाते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद हर एक पॉइंट को अपने हाथों से लिखिए, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि हाथों से लिखी गई नोट्स बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। और देख देख करके वीडियो पढ़ेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीखेंगे, ये हमारी गारंटी है।
वीडियो लेक्चर्स देने का सबसे बड़ा लॉस पॉइंट यही होता है कि बच्चा केवल वीडियो देखता है, पढ़ता नहीं है। ना उसके पास कॉपी होता है, ना किताब होता है, केवल वीडियो खोल लिया और देखना चालू कर दिया। तो ऐसी पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि एक नंबर एक जेईई मेंस के अंदर टॉप 500 या टॉप 100 में आना, तो इस बात की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपके प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर सफिशिएंट नोट्स आपने खुद हाथों से नहीं बनाए होंगे, तो आपका उस रैंक के अंदर तो क्या, उस रैंक के नीचे तो क्या, उस रैंक के अंडर में आना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपको अपने नोट्स अपने हाथों से बनाने होंगे, ठीक है ना। अब बोर्ड की टेंशन बिल्कुल मत लेना, केमिस्ट्री में इससे बाहर कोई नहीं पूछेगा, ये हमारी गारंटी है। और मैं इस बात की भी गारंटी दे सकता हूं, इससे ज्यादा आप इतना ज्यादा तो आपको कोई जेईई मेंस का टीचर अगर आप किसी कोर्स में परचेस कर लेते हैं तो भी नहीं पढ़ाएगा। मैं इतना डिटेल पढ़ा रहा हूं। वही बात होती है ना, इंसान जहां पे पैसा देता है वहीं की वो कीमत लगाता है, और जहां पे पैसा नहीं देता है, अरे ये तो फ्री का माल है, ये तो अच्छा पढ़ाएगा ही नहीं। जितना बढ़िया मैं कंटेंट दे रहा हूं ना, ऐसा कंटेंट कोई नहीं दे सकता तुम्हें। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं आप लोगों को। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। ग्राम परमाणु भार से निकलते हैं बाहर और ग्राम अणु भार पर आते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसको ऐसे ही रहने देता हूं। थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना है, ज्यादा कुछ नहीं चेंज करना है, केवल ये परमाणु गायब करना है, यहाँ परमाणु गायब करना है और यहाँ पे परमाणु को गायब करना है, बस हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अणु। यहाँ क्या आ जाएगा, अणु। यहाँ क्या आ जाएगा, अणु। मतलब अगर मैं बात करूं ग्राम अणु भार की, ध्यान से समझिएगा, ग्राम अणु भार क्या होता है। सॉरी बट मुझे लग रहा है सारा ही मिटाना पड़ेगा। फिर से लिख देता हूं जिससे कि आप लोग आलस ना करें। मैं आलस नहीं करता हूं, आप लोग भी आलस नहीं करेंगे। ग्राम अणु भार क्या होता है, मोलिक्यूलर वेट। क्या होता है, एक मोल अणु का जो भार होता है उसी को ग्राम अणु भार कहते हैं। सॉरी, कहते वहते मैं नहीं लिख रहा हूं, केवल टॉपिक डाल करके आपको चीजें याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। एक मोल अणु का जो भार होता है उसे ग्राम अणु भार कहते हैं। अब बात समझते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया जाए एग्जांपल के लिए H2O। अगर मैं बात करूं केवल एक अणु का भार कितना होगा, H2O के केवल एक अणु का भार। अब एक अणु का भार मतलब AMU, एक अणु का भार मतलब AMU कितना हो जाएगा, 18 AMU। होगा नहीं होगा। अब मैं बात करूं एक मोल अणु का भार कितना हो जाएगा, बताइए, आप बताइए। अब आप बताइए कितना हो जाएगा। तो सर भार मैं बताता हूं, हाँ बताओ बेटा। तो क्या हो जाएगा, 18 AMU सर, और उसमें आप गुणे Na कर दीजिए। हाँ बेटा एकदम सही। क्यों, क्योंकि एक एटॉमिक वेट किसके बराबर होता है, एक मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो किसके बराबर है, वो आपका है 18 AMU के बराबर है कि नहीं है। तो 6.022 गुणे 10⁻23 मॉलिक्यूल का जो वेट होगा, यानी कि जो अणु का जो भार होगा, अणु भार होगा, वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, आप बताइए। 18 AMU गुणे 6.022 गुणे 10⁻23। इसकी तो यूनिट है, लेकिन इसकी तो यूनिट है ही नहीं, क्योंकि संख्या की यूनिट होती नहीं है। इसके बाद करेंगे एक मोल का भार बताएंगे, एक मोल अणु भार बताएंगे तो कितना हो जाएगा, 32 AMU गुणे 6.022 गुणे 10⁻23। क्यों एक मोल बोला, क्योंकि 6.022 गुणे 10⁻23 को तो 1 मोल बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 18 AMU को 1/Na बोलते हैं, यहाँ पे हमने आपको पहले ही बता रखा है। और AMU को हम ग्राम में चेंज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा यूनिट का, यूनिट बाबा सबको ले डूबा है आज तक। कई लोगों ने यूनिट के चलते मात खाई है, तो वो आपको ना खानी पड़े, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो Na से Na गया, Na से Na गया, तो क्या हो जाएगा 18
ग्राम। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं बोलूं SO2 का भार कितना हो जाएगा, तो केवल एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा, केवल एक परमाणु का जो भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताइए। सल्फर 32 प्लस 16 गुणे 2, 32 सल्फर के लिए, और ऑक्सीजन के लिए कितना 16, और 16 गुणे 2 यानी कि 32 और 32 कितना हो जाएगा 64 AMU। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं एक परमाणु का भार हो जाएगा 64 AMU, और एक मोल परमाणु का भार कितना हो जाएगा 64 ग्राम। अगर मान लो तुमको एक से मोल पे जाना है तो ग्राम AMU हटाओगे, मोल लगाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे तरीके से कि किस तरीके से मैंने ये काम किया है। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पर जाऊं। ठीक है, ध्यान से इन चीजों को अच्छे से समझिएगा। चलिए मिटाते हैं। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने इन सभी चीजों को नोट कर लिया होगा। तो मैं मिटाता हूं इसे। क्या करना, बिना नोट किए स्किप मत करना, पहले ही नोट करना, पॉज करो, पूरा नोट करो। नोट करने के बाद मैं जब नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ाऊं तो जाना, उससे पहले कोई भी नेक्स्ट टॉपिक पर क्विट नहीं करेगा, ध्यान रखना, छोड़ करके नहीं जाना है। और अपनी बुद्धि लगा के पढ़ना है तो पढ़ लो, खुद ही पढ़ लो, जरूरत नहीं है यहाँ से पढ़ने की। क्योंकि चीजें अगर अच्छे से आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको ही परेशानी आती है। मैं आपको डांटता हूँ, आपको आपके भले के लिए डांटता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अरे ये छोटा सा छोड़ गया रे बाबा, आइए ये कैसे हो गया रे बाबा। अब हम बात करते हैं किसके, इसकी कुछ समरी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, समरी देख लेते हैं, समरी। ठीक है, जो कुछ भी आज हम लोगों ने पढ़ा उसको छोटे से पार्ट्स में ध्यान रखिएगा। परमाणु भार क्या होता है, ठीक है, परमाणु भार अणु भार छोड़िए, परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU क्या होता है, क्या होता है बताइए। या फिर मैं सारा ही रिवीजन करा देता हूं जहां से पढ़ाया हूं। परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है, ये होता क्या है, कार्बन 12 समस्थानिक लिया, उसको 12 टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, पहले क्या किया, कार्बन 12 समस्थानिक लिया, उसे तौल लिया, तौलने के बाद एक रीडिंग आई, रीडिंग को मैंने फिर क्या किया, कार्बन 12 समस्थानिक को 12 बराबर टुकड़ों में तोड़ लिया, उसमें से जब एक टुकड़ा निकाला और वो जो एक टुकड़ा था उसका जो द्रव्यमान था, जो भार था, उसी को तो 1 AMU बोला था। परमाणु भार समझ गया। अब परमाणु द्रव्यमान इकाई समझ गया, उसके बाद हम समझते हैं परमाणु भार क्या होते हैं। तो परमाणु भार जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान 1 AMU से कितना भारी है, परमाणु भार, परमाणु भार कितना, 1 AMU से कितना गुना भारी है। बस यही बात याद होना चाहिए आपको। अणु भार क्या होता है, 1 AMU से कितना गुना भारी है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, परमाणु भार पढ़ा, अणु भार पढ़ा, मोल पढ़ा। ठीक है, तो आपको केवल मोल में ये याद रखना है। मोल में मैंने क्या बताया, मैंने बताया 12 ग्राम कार्बन 12 समस्थानिक में जितने नंबर ऑफ कार्बन के परमाणु होते हैं उतने ही एक मोल में कण होते हैं, उतने ही एक मोल में कण होते हैं। और एक मोल में कण कितने होते हैं, 6.022 गुणे 10⁻23। ये एक संख्या है, इसी वजह से इसकी कोई ग्राम वराम कुछ भी ऐसा यूनिट नहीं है। तो एक मोल इतने के बराबर होता है।
हमेशा हम लोगों कण को हम लोग क्या मानेंगे? पैकेट। और इस पैकेट में हम कुछ भी रख सकते हैं, परमाणु, अणु, आयन, कुछ भी रखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ग्राम परमाणु पढ़ा। ध्यान रखिएगा, ग्राम परमाणु दे तो 1 मोल परमाणु के बारे में बात करेगा। 1 मोल परमाणु का भार, 1 मोल परमाणु का भार। ग्राम अणु के बारे में बोले तो 1 मोल अणु का भार। ठीक है, और अगर हम लोगों ने क्या बोल दिया, ग्राम आयन बोल दिया, मान लीजिए, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है इसके बारे में, वैसे ग्राम आयन कोई बड़ी चीज नहीं है। ग्राम आयन बोल दे तो 1 मोल आयन का भार। ग्राम परमाणु बोले तो परमाणु को ला करके पैकेट में डाल दो और 1 मोल यानी कि 6.022 × 1023 पैकेट तैयार कर दो। ठीक है, अणु बोले तो अणु को पैकेट में डाल दो और 1 मोल पैकेट तैयार कर दो। आयन बोले तो आयन को पैकेट में डालो और 6.022 × 1023 पैकेट तैयार कर दो। समझ में आ गया होगा आपको बात को। तो आशा करता हूँ ये पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया है कि इसे जितना ज्यादा से ज्यादा होकर के हो सके आसान बनाओ। मैंने कोशिश तो बहुत की है, और कल से आपको मैं क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चंस में मोल के सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, करीबन बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। थ्योरी वाला पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। अब केवल क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं। करीबन 2 लेक्चर्स तक मैं केवल क्वेश्चंस लूंगा, पहला और दूसरा। कल का और परसों का लेक्चर केवल क्वेश्चंस के लिए होगा, और उसमें क्वेश्चंस 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 क्वेश्चंस। आपका दिल खुश हो जाएगा, दिमाग खुश हो जाएगा, इतने क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग अपने घर पे अच्छे से पढ़ते होंगे, किसी को परेशान नहीं करते होंगे, हर किसी की मदद करते होंगे, क्योंकि मदद ही जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी उससे ज्यादा मदद करेंगे, और आप दुनिया की मदद करेंगे तो दुनिया आपको भी मदद करेगी। लेकिन शांति से एक जगह पर बैठ करके पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल के साथ।